वर्ग संघर्ष की धारणा जो है वो कार्ल मार्क्स के दर्शन में बड़ा महत्व देता है। मार्क्स ने अपने इस विचार को किससे लिया है? ऑगस्टिन थ्योरी। अब ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स वगैरह में कि ये वर्ग संघर्ष किससे प्रभावित होकर इन्होंने लिया है, तो ऑगस्टिन थ्योरो से इन्होंने लिया है। ये याद रखना है, याद रखने वाली चीज है। मार्क्स के अनुसार व्यक्तियों के उस समूह को वर्ग कहते हैं जो अपने साधारण हितों की पूर्ति हेतु किसी उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। समझ में आया? मतलब कि मार्क्स जो है अपने साधारण हितों की पूर्ति हेतु किसी न किसी संगठन से या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको आपकी जरूरतें काम करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, आपको आपकी आवश्यकता पूरी करनी है तो ठीक है। उसके बाद वर्ग संघर्ष प्रमुखतः दो वर्ग होते हैं, ठीक है। पहला जो उत्पादन के साधनों पर और भूमि और पूंजी पर अधिकार रखते हैं, मतलब जिनका कंट्रोल होता है, जो अपने हाथ में चीजें रखते हैं, जिसे हैव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैव्स, ठीक है। जिसमें जमींदार और पूंजीपति शामिल होते हैं। हैव्स मतलब जिनके पास संपत्ति है, ठीक है, जिसके पास नियंत्रण है किस पर? उत्पादन के साधनों पर। दूसरा आ जाएगा कृषक और मजदूर वर्ग। ये कृषक और मजदूर वर्ग आ जाएगा। कौन सा वर्ग आ जाएगा? कृषक और मजदूर वर्ग आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम कृषक और मजदूर वर्ग में ये जो है इनके पास संपत्ति नहीं है। क्या नहीं है? इनके पास संपत्ति नहीं है ना। तो ये बिल्कुल ही मजदूर वर्ग है। तो ये जो पूंजीपति और जमींदार वर्ग जो है इनका शोषण करने लग जाएंगे। क्या करेंगे? शोषण का शिकार हो जाते हैं ये मजदूर वर्ग, ठीक है। ये शोषण का शिकार होते हैं और यह वर्ग घोर परिश्रम करने के उपरांत भी ठीक ढंग से अपनी आवश्यकता के लिए पेट भर खाना और कपड़ा नहीं जुटा पाता। क्यों नहीं जुटा पाता? इसके पीछे कारण है इनका शोषण, पूंजीपतियों का अत्यधिक लालच, ठीक है। ऐसा मार्क्स बोलते हैं। और मार्क्स कहते हैं कि ये जो वर्ग है ये पहले वर्ग से शोषित होता रहता है। यानी कि एक वर्ग होता है हैव, ठीक है, जिनके पास संपत्ति संसाधन है, जिसपे नियंत्रण भी है। दूसरा है हैव नॉट, मतलब जिसके पास न संपत्ति है न संसाधन है, एक ना संपत्ति ना संसाधन और साथ में नियंत्रण तो बिल्कुल ही नहीं है, और वो बल्कि शोषित होते रहते हैं। किससे? हैव वाले से, हैव नॉट वाले, ठीक है। चलो अब हम मार्क्स के अनुसार पढ़ेंगे कि ये दोनों वर्ग जो है वर्ग संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि दो वर्ग हैं, ठीक है, एक शक्तिशाली है एक कमजोर है। तो ऑब्वियसली जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर को क्या करेगा? अपने हिसाब से अपने अनुसार कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस वजह से इन दोनों वर्ग में संघर्ष होता है। अब हम देखते हैं मजदूर वर्ग जो है वो खुद को पूरे मानव समाज को मुक्ति दिलाएगा। किसका मानना है? मार्क्स का मानना है, ठीक है। मार्क्स मानते हैं कि एक वक्त आएगा जब ये शोषण होकर बिल्कुल ही जब पक जाएंगे, बिल्कुल ही जब परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा टाइम आएगा जब ये क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है, और समाज को ये मुक्ति दिलाएंगे पूंजीपतियों के बेड़ियों से। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वो उत्पादन की शक्तियां अलग अलग व्यक्त पर बदलती रहती हैं। उत्पादन के बदलते हुए संबंध उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन है। अतः उत्पादन की शक्तियां परिवर्तित हो जाती हैं और उत्पादन के संबंध पहले जैसे नहीं रहते। तो कहते हैं उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन होते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब वो जो शक्तियां हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ऐसा और या तो कमजोर हो जाती है या तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उत्पादन की शक्तियां जो होती है एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता रहता है। तो मार्क्स के अनुसार समाज में कुछ ही जो लोग हैं वो संपत्तिशाली हैं, ठीक है। क्या है? कुछ ही जो लोग हैं वो संपत्तिशाली है, लेकिन जो संपत्तिहीन है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। और दूसरे वर्ग के श्रम को खरीदता है, मतलब जो संपत्तिशाली है वो दूसरे वर्ग के श्रम को खरीद लेता है, जैसे पैसों में खरीदता है। दूसरा वर्ग जो है बेचारा मजबूर होता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपना श्रम बेच देता है, मतलब कि मजबूरी में वो श्रम वाला काम करता है, ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार समाज में वर्गों की यही सच्चाई है कि एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, बिकॉज दोनों को आवश्यकता है, ठीक है। मार्क्स कहते हैं कि प्रारंभिक समाजों के बाद जितने भी समाज रहे हैं उसमें संघर्ष जो है मौजूद रहा है, ठीक है। और मार्क्स जो है वो प्रारंभिक समाजवाद के बाद हर समाज में दो वर्ग देखे जाते हैं, ठीक है। हर समाज में मिलेगा, हर जगह की बात है ये, जहाँ पे दो वर्ग होगा, एक मालिक होगा, दूसरा नौकर होगा, दूसरा दास होगा। किसी के पास संपत्ति होगी तो किसी के पास संपत्ति
नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास उत्पादन पर शक्तियां हैं तो कोई श्रम को बेचता है। चलो अब हम देखेंगे कि अलग अलग समाजों में इन वर्गों के नाम परिवर्तित होते रहते हैं। अलग अलग समाजों में इन वर्गों के अधिकार विशेषाधिकार में भी बदलाव बदलते रहते हैं, परंतु मार्क्स ने कुछ चीजें समान रूप से बनी रही ये बताया है, जैसे कि उत्पीड़न ऑप्रेशन, ठीक है, दूसरा शोषण, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा वर्चस्व डोमिनेशन किसका होगा, संपत्तिशाली का। मतलब ये कॉमन चीजें हैं जो हर वर्ग में हर समाज में देखा जाएगा कि दो वर्ग में ये चीजें होती है। जो शक्तिशाली होगा वो सारी चीजें करेगा, उत्पीड़न करेगा, शोषण करेगा, अपना वर्चस्व यानी अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। जिनके हाथ में उत्पादन का साधन था वह वर्ग दूसरे वर्गों पर वर्चस्व कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। पहले तो ये होता है कि अगर आपके पास पावर है, डोमिनेशन है, तो आप पहले उसको एंजॉय करते हो, और जब ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, ज्यादा वो जो फीलिंग होती है वर्चस्वता की, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे वो अत्याचार और शोषण में बदलने लगता है। क्योंकि एक वक्त आता है जब इंसान और की चाहत में बहुत लालची होता है। तो पूंजीपति भी ऐसे लालची होते गए और उन्होंने अपने लालच में अपने हित के चक्कर में उन्होंने समाज में इतना अत्याचार और शोषण किया। ठीक है, और ये एक तरीका होता है जिससे कि शायद वो अपनी वर्चस्वता को स्थायित्व करने की कोशिश, यानी कि हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मार्क्स का मानना है कि ये वर्ग एक दूसरे वर्ग के विरोधी रहे हैं, ऑब्वियसली विरोधी रहे हैं, और मजदूर वर्ग की चिंता का सबसे बड़ा विषय है आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, क्योंकि मजदूर वर्ग जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उनके पास आर्थिक रूप से समस्या सामने आती है, कमजोर है, तो इसलिए वो उसी में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, और मजदूर वर्ग जो है उनको चिंता रहती है और इसे वर्ग संघर्ष की तरफ ये ले जाती है। और अगर हम देखेंगे तो मजदूर वर्ग जो है ये क्रांतिकारी प्रक्रिया में अपना योगदान देती है, मतलब आगे जाके मजदूर क्रांति भी करेगी। मार्क्स का कहना है कि वर्ग जो संघर्ष है वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? क्रांतिकारी परिवर्तन। और क्रांतिकारी जो परिवर्तन है वो एक रेखा लाइन में खींच पाना संभव नहीं है। ठीक है, एक लाइन में खींच पाना संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि वर्ग संघर्ष मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, परंतु कहना गलत नहीं है कि एक स्थायी मनुष्य का गुण है। ठीक है, बिल्कुल, कोई शक्तिशाली होता है तो नेचर होता है कि वो अपने से कमजोर को दबाएगा और एंजॉय करेगा अपने पावर्स को। ठीक है, मार्क्स के अनुसार वर्ग जो है एक सामूहिक सच्चाई है। ठीक है, ये बिल्कुल सच है, हर समाज में देखा जाता है, और इनका एक सामान्य हित होता है या सिर्फ अपने भी हित के बारे में सोचते हैं। हर वर्ग अपने विचार और विश्वास मान्यताएं रचता है। ठीक है, हर वर्ग अपने विशेष सामाजिक परिस्थितियों में जीता है, आर्थिक परिस्थितियों में जीता है, और एक व्यक्ति जो है उसके लिए उसका वर्ग महत्वपूर्ण होता है, हर एक व्यक्ति के लिए। जिसका वर्चस्व आर्थिक रूप से होता है ना, वो बौद्धिक और राजनीतिक रूप से भी वर्चस्व करता है। ये बिल्कुल रेलेवेंट वाली बातें बताई है मार्क्स ने, बिल्कुल प्रासंगिक, कि अगर आप आर्थिक रूप से वर्चस्वकारी हो तो आपका दबदबा बौद्धिक रूप से भी होगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपका दबदबा राजनीतिक रूप से भी होगा, समाज में भी आपकी अलग धकड़ होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष के रूप। मार्क्स ने इसके 3 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं? 3। देखते हैं इनको कौन कौन से हैं। पहला है आर्थिक वर्ग संघर्ष, ठीक है, और दूसरा है वैचारिक वर्ग संघर्ष, तीसरा है राजनीतिक वर्ग संघर्ष। तो आर्थिक वर्ग संघर्ष में इन्होंने बताया कि समाज के भीतर जो है सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक समान मजदूरी की मांग करते हैं, और इससे उत्पन्न वर्ग संघर्ष आर्थिक वर्ग संघर्ष बनता है। मतलब कि वो समान वेतन समान मजदूरी की मांग करते हैं और जब उन्हें नहीं मिलता तो ये आर्थिक वर्ग संघर्ष बन जाता है। ठीक है, दूसरा है जब समाज में वैचारिक वर्ग संघर्ष, जब समाज में व्यवस्था बदलने के लिए लोग और लोगों के वैचारिक स्तर पर मन जीतते हैं, है ना। तो व्यवस्था बदलने के लिए लोगों का मन जीतना, लोगों के विचारों को प्रभावित करना, ये भी एक कला है। ठीक है, तो ये वैचारिक वर्ग संघर्ष होगा। तीसरा है राजनीतिक वर्ग संघर्ष। उदारवादी प्रजातंत्र में ऐसे दल बने हैं जो प्रजातंत्र को बनाए रखने का दावा करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से राज्य की सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं, अपना हाथों में लेना, तो ये राजनीतिक वर्ग संघर्ष कहलाएगा।